नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने यूजीसी नेट यूनिट 6 और 7 के हिसाब से कथा समीक्षा को लेकर एक लेक्चर तैयार किया हुआ है। इस उम्मीद के साथ कि जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, अब वो सिलेबस में लगे हुए टेक्स्ट बुक को तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन साथ में जो कथा साहित्य को लेकर समीक्षा लिखी गई है, आलोचना लिखी गई है या उसका विकास हुआ है, उसका एक ऐतिहासिक क्रम क्या रहा है और आपके सिलेबस में जो भी उपन्यास या कहानियाँ लगी हुई हैं, उसको लेकर आलोचकों ने किस तरीके से मूल्यांकन किया है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में हमने देखा कि इस कथा समीक्षा से कुछ प्रश्न आए हुए थे, तो हमने एक नोट्स तैयार किया था। हालांकि इसको और पहले हमें प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से हम प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी देर नहीं हुआ है, आप इसको एक नज़र देख सकते हैं। जब भी हम हिंदी आलोचना की बात करते हैं, तो सबसे लोकप्रिय विधा अगर आलोचना में कोई है, तो वो कविता है। आप आदिकाल से लेकर रीतिकाल और आधुनिक काल में नई कविता तक आप देखेंगे, तो आलोचना के केंद्र में आप देखेंगे कि कविता ही रही है। लेकिन बाद में आगे चलकर कथा को भी आलोचना के केंद्र में रखने का प्रयास किया गया। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और कौन कौन इसमें शामिल रहे, उनको हम एक नज़र देखेंगे। हिंदी की कथा समीक्षा के इतिहास में छठे दशक के मध्य युवा कथाकारों की एक पूरी पीढ़ी का उदय महत्वपूर्ण घटना है। यानी कि जो अगर हम देखें, छठवां दशक रहा है, खासतौर से 20वीं शताब्दी का जो छठा दशक रहा, उसमें तमाम ऐसे युवा कथाकार कथा लेखन क्षेत्र में आए, जिनको कि लगा कि वो कथा तो लिख रहे हैं, लेकिन साथ में उन्हें आलोचना भी लिखना चाहिए। उनमें आप नाम देखेंगे मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राम कुमार, मार्कंडेय, कृष्णा सोबती, अमरकांत, फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी क्षेत्र में एक साथ इतने नामों का उभर कर सामने आना जैसे कहानी के क्षेत्र में एक आंदोलन की शुरुआत का सूचक है। तो आप देखेंगे कि जितने भी नामों को हमने यहाँ पर लिया है, कहीं न कहीं कहानी या उपन्यास इनके आप पढ़े होंगे। तो ये वो दौर है, छठा दशक कह सकते हैं, वो दौर है जब कथा समीक्षा लिखने का प्रयास साहित्यकारों द्वारा किया जाने लगा। अब ये अचानक शुरुआत नहीं होती है। इसकी शुरुआत 1955 ईस्वी के आसपास में सरस्वती प्रेस से भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में कहानी पत्रिका का निकलने से इसकी शुरुआत होती है। और कहानी पत्रिका या जो कथा समीक्षा है, वो आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि उसके पहले आने से पहले भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में कहानी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन होता है। सरस्वती प्रेस से इस पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है और वो समय है 1954-55 के आसपास का। 1956 के नव वर्षांक में प्रकाशित अपने लेख आज की हिंदी कहानी में नामवर सिंह ने पहली बार यह प्रश्न उठाया कि नई कविता की तरह नई कहानी नाम की भी कोई चीज है या नहीं। अब आप देख रहे हैं कि जिस नई कविता को लेकर तमाम किताबें लिखी गई, कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, या फिर आपने देखा नई कविता और अस्तित्ववाद, इस तरीके से किताबें बहुत सारी लिखी जा रही थी और आलेख भी लिखे जा रहे थे। 1956 में कहा जा रहा है कि जो कहानी पत्रिका निकल रही थी, उसके एक अंक में नामवर सिंह ने एक सवाल उठाया एक लेख के माध्यम से कि आज की हिंदी कहानी में पहली बार ये प्रश्न उठाया गया कि नई कविता की तरह नई कहानी नाम की भी कोई चीज है कि नहीं है। हालांकि जब खुद मैं एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर जब काम कर रहा था, तो यहाँ पर भैरव प्रसाद गुप्त की बात कही जा रही है और आप देखेंगे कि कहानी नई कहानी जो किताब है वो भैरव प्रसाद गुप्त को समर्पित है, लेकिन नामवर सिंह को कहानी नई कहानी लिखने के लिए मार्कंडेय ने प्रेरित किया। और एक लेख में हम पढ़ रहे थे कि जब भी
नामवर सिंह इलाहाबाद जाते थे तो मार्कंडेय उनको एक कमरे में बंद कर दिया करते थे और कहते थे कि नई कविता पर तो खूब लिख रहे हो, अगर नई कहानी पर लिख कर दिखाओ या फिर कहानी की समीक्षा करके दिखाओ तो मैं मानूं कि बड़े आलोचक हो। तो क्योंकि आपस में मार्कंडेय भी सिंह थे, हालांकि शुरुआती दौर में बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि रिसर्च के दौरान कई आर्टिकल पढ़ने को मिला तो इन दोनों के संबंधों का भी कई बार पता चला। लेकिन यहाँ पर पूरी बात आप देख रहे हैं कि भैरव प्रसाद गुप्त से जोड़कर बताई जा रही है कि कहानी पत्रिका निकली, उसके नए अंक में नामवर सिंह ने एक आर्टिकल लिखा आज की हिंदी कहानी को लेकर, और उन्होंने पूछा एक तरीके से अपने लेख में कि नई कविता की तरह नई कहानी नाम की कोई चीज है कि नहीं है। और ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि कहानी के क्षेत्र में पहले प्रेमचंद, फिर जैनेन्द्र, अज्ञे और जितने भी युवा कथाकार हैं, उसमें रेणु इत्यादि को भी आप जोड़ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि सभी की विषय वस्तु अलग अलग ढंग से रही। प्रेमचंद यथार्थ को लेकर लिख रहे थे, हालांकि प्रेमचंद ने आदर्शवाद, आदर्शमुख यथार्थवाद या फिर यथार्थवाद हर तरीके की कहानियां लिखी। जैनेन्द्र और अज्ञे की जो कहानियां थी वो अंतर्निष्ठ व्यक्तिकता पर आधारित थी, यानी कि मनोविश्लेषण पर आधारित थी। और जितने भी अन्य कथाकार थे कुछ अंचल को लेकर लिख रहे थे, कुछ गांव को लेकर लिख रहे थे। तो इस तरीके से कहानी का भी क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। इस नए उफान ने जो नई जमीन तैयार की और उसकी समीक्षा के लिए कथा समीक्षा की पुरानी परिपाटी अपर्याप्त लग रही थी। नामवर सिंह ऐसा महसूस कर रहे थे। पहले हम सभी कहानी और उपन्यास का मूल्यांकन कैसे करते थे? वो जो 6 तत्व होते थे कि कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, इन सभी को लेकर यहाँ पर मूल्यांकन किया जा रहा था। यही थी पुरानी परिपाटी। लेकिन अब ये परिपाटी अपर्याप्त लग रही थी और लग रहा था कि अब जो वर्तमान दौर की कहानियां लिखी जा रही हैं उनके लिए एक नई आलोचना की जरूरत है। नामवर सिंह इस चीज को लेकर बार बार इस कमी को महसूस कर रहे थे। अब जब इस कमी को वो महसूस कर रहे थे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कहानी नई कहानी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने वन लाइनर के दृष्टिकोण से इस पुस्तक का नाम अपने दिमाग में पूरा नोट कर लिया होगा, लेकिन हो सकता है कि आज इस पृष्ठभूमि का आपको पता चल रहा होगा कि आखिरकार नामवर सिंह ने कहानी नई कहानी नाम से पुस्तक क्यों लिखी। क्योंकि युवा और नए कथाकार साहित्य में आ गए थे और जो भी कुछ लिख रहे थे उसमें विविधता थी, और जो पुराने प्रतिमान थे अब वो एक तरीके से आगे की शब्दावली में कहें तो पुराने हो गए थे, अब नए की जरूरत थी। तो नामवर सिंह ने पुस्तक लिखी कहानी नई कहानी। इस पुस्तक में संकलित नई कहानी सफलता और सार्थकता नाम से इन्होंने एक शीर्षक लिखा। तो आप देख रहे हैं बैक टू बैक दूसरा शीर्षक है यहाँ पर। पहला आपने देखा आज की हिंदी कहानी, दूसरा शीर्षक आपने देखा नई कहानी सफलता और सार्थकता। शीर्षक लेख में उन्होंने घोषणा की कि यह आवश्यक हो गया है कि कहानी की आलोचना को एक नए स्तर पर उठाया जाए। टेक्निक की शास्त्रीय चर्चाओं और कहानियों का सारांश बतलाते हुए उनकी सामान्य समस्याओं के परिचयात्मक विवरणों का काम बहुत हो चुका है। यानी कि जो हम सभी कहानी के सारांश को पढ़ते हैं या उसके भावार्थ को देखते हैं, अब वो पुरानी टेक्निक हो गई, शास्त्रीय चर्चा के अंतर्गत है। अब जरूरत है कि नए स्तर पर कहानी का मूल्यांकन किया जाए, नई समीक्षा दृष्टिकोण से कहानी का मूल्यांकन किया जाए। इसी संदर्भ में उन्होंने कहानी संबंधी सामान्य धारणा को सही कहानी की समीक्षा के रास्ते की बाधा बताते हुए कहानी को कथानक, चरित्र, वातावरण, भावनात्मक प्रभाव, विषय वस्तु आदि अलग अलग अवयवों के रूप में देखने की अभ्यस्तता का विरोध किया। जो अब तक हम सभी कहानी का मूल्यांकन करते हुए उसके कथानक को देखते थे, उसके चरित्र को देखते थे, वातावरण और उसका प्रभाव क्या है, विषय वस्तु क्या है, ये जितने भी अवयव थे इनका नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक में एक तरीके से विरोध किया और कुछ आगे बढ़कर रचना धर्मी कहानी की संश्लिष्टता को समझने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़कर रचना धर्मिता को ध्यान में रखते हुए
यानी कि नए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कहानी का विश्लेषण करने की जरूरत हो गई है या फिर समय आ गया है। अपनी इस समझ को उन्होंने अज्ञेय की कहानी पठार का धीरज पर लागू करके दिखाने की कोशिश की। आपके सिलेबस में रोज नाम की कहानी लगी हुई है, जिसको कि हम गैंग्रीन नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अज्ञेय की जिस कहानी पर इस नई समीक्षा का प्रयोग नामवर सिंह ने किया, वो कहानी कोई दूसरी नहीं थी बल्कि थी पठार का धीरज। इसी संदर्भ में उन्होंने कहानी की सृजनात्मक भाषा पर विचार किया और उसमें संकेत, बिंब, प्रतीकात्मक प्रयोगों का विवेचन करते हुए उनमें निहित खतरों के प्रति सावधान भी किया। यानी कि जिस तरीके से नई कविता की समीक्षा की जा रही थी, कुछ उसी पैटर्न पर यहाँ पर नई कहानी का भी मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया कि उसकी भाषा कैसी है और उसमें किन संकेतों का प्रयोग किया गया है, बिंबों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक प्रयोगों का प्रयोग किया गया है। और इसी कारण आप देखेंगे कि उन्होंने परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी माना है। परिंदे भी आप पढ़ेंगे तो भाषा के दृष्टिकोण से, संकेतों के दृष्टिकोण से, बिंब के दृष्टिकोण से या प्रतीकात्मक प्रयोगों के दृष्टिकोण से नामवर सिंह की जो भी कथा समीक्षा संबंधी प्रतिमान थे उस पर खरे उतर रही थी। तो आपके दिमाग में धीरे धीरे चीजें बैठ रही होंगी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार को अचानक नहीं प्रस्तुत करता है, बल्कि एक वो विचार बनाता है, एक मत बनाता है, फिर अपनी बात को रख देता है। पुस्तक के बारे में नामवर सिंह का दावा है कि मैंने कथा समीक्षा की एक पद्धति निकालने की कोशिश की कि जिस तरीके से कविता की समीक्षा की जा रही हो, उसी तरीके से कथा समीक्षा की का मूल्यांकन करने के लिए, कथा की समीक्षा करने के लिए एक पद्धति को निकालने की जरूरत है और उसका उन्होंने कहानी नई कहानी नामक पुस्तक से प्रयास किया। अब जब इस तरीके की आलोचना लिखी जाने लगी और खास तौर से भाषा की बात की जा रही थी, तो भला राम स्वरूप चतुर्वेदी कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी लिखना शुरू किया और यहाँ पर कई विवाद शुरू हो गए। नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि का खंडन भी हुआ, कुछ लोग उनके पक्ष में रहे, कुछ उनके विरोध में रहे। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने तो कहानी को बच्चनोत्तर गीतों के स्तर की सरल, सुगम, लोकप्रिय विधा कहते हुए जैसे उसकी साहित्यिकता को नकार दिया। यहाँ पर बच्चनोत्तर जब कहा जा रहा है तो ये हरिवंश राय बच्चन की बात की जा रही है यहाँ पर, जो उन्होंने हालावाद या मधुशाला करके इस तरीके से कविता लिखी थी। कहा गया कि राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह मानना था कि जो कहानी लिखी जा रही है वो बचनोत्तर गीतों के स्तर की सरल, सुगम और लोकप्रिय विधा के रूप में है। इसमें जो साहित्यिकता होनी चाहिए उसका अभाव है, यह मानना था राम स्वरूप चतुर्वेदी का। उनके अनुसार ऐसी लोकप्रिय विधा की सीमा यही है कि उसमें कविता की सी सूक्ष्मता और नफासत का आना संभव ही नहीं है। अब बात और आगे बढ़ने लगी। भैरव प्रसाद गुप्त पहले ही कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नई कहानी को लेकर अब चर्चा पर चर्चा हो रही है, तो राजकमल प्रकाशन से भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ और कहानी संबंधी चर्चा भी धारावाहिक रूप से चल निकली। यानी आप देख रहे हैं कि कहानी पत्रिका का संबंध भैरव प्रसाद गुप्त से और नई कहानी पत्रिका का संबंध भी भैरव प्रसाद गुप्त से। अब जब धारावाहिक रूप से कहानी संबंधी समीक्षा या चर्चा शुरू होने लगी, तो हाशिए पर शीर्षक स्तंभ में नियमित रूप से लिखते हुए नामवर सिंह ने कहानी की सामान्य चर्चा को कहानी विशेष की चर्चा पर टिका दिया। यानी कि हर विशेषांक में एक निकलता था, स्तंभ निकलता था, मतलब कि एक पेज निकलता था जिसका नाम होता था हाशिए पर। आमतौर पर हम सभी हाशिए का प्रयोग करते हैं जो केंद्र में नहीं हो, बाहर हो। आप कल्पना कीजिए कि कविता के मुकाबले ऐसा लग रहा था साहित्यकारों को कि कहानी हाशिए पर है, तो इन्होंने एक शीर्षक से लिखा हाशिए पर और लगातार इन्होंने इस स्तंभ को कहानी विशेष के स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध कर दिया या फिर प्रमुखता प्रदान कर दी। सबसे महत्वपूर्ण विवाद कहानी अच्छी और नई शीर्षक से द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण की एक शिल्पहीन कहानी और उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी को
लेकर हुआ था। अब ये बात हुई कि कहानी है, लेकिन कौन अच्छी कहानी है और कौन नई कहानी है, इसको लेकर द्विजेंद्रनाथ मिश्र, जिनका की उपनाम है निर्गुण, की कहानी आई एक शिल्पहीन कहानी, और उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। ठीक है, इसी बीच जिस मार्कंडेय का हम ऊपर में उल्लेख कर रहे थे, उन्होंने भी जितने भी अपने कहानी संग्रह निकाले, इनके 8 कहानी संग्रह रहे, हर कहानी संग्रह में इन्होंने भूमिका लिखी, और खास तौर से नई वास्तविकता और नई ग्रहणशीलता को लेकर मार्कंडेय जी ने काफी काम किया, और इनकी कहानियों के केंद्र बिंदु के रूप में नई कहानी रही। मार्कंडेय ने कहानी संग्रहों की विधिवत समीक्षाएं प्रस्तुत की, और इसी में आगे चलकर वह एक कहानी स्तंभ चालू किया गया, जिसमें नई या पुरानी अपनी पसंद की कोई एक विशिष्ट कहानी चुनकर अनेक कहानीकारों ने कथा समीक्षाओं का क्रम जारी रखा। और मार्कंडेय की जो कहानी आलोचना से संबंधित बात थी, पुस्तक थी, और उसका नाम था कहानी की बात। इस पुस्तक को आप नोट भी कर सकते हैं। कहानी नई कहानी नामवर सिंह ने लिखा, और कहानी की बात नाम से मार्कंडेय ने एक आलोचनात्मक कथा समीक्षा पर आधारित पुस्तक लिखी। इसके बाद धर्मयुग में लगभग 2 वर्षों तक चलने वाला एक कथा दशक शीर्षक स्तंभ जैसे इसी क्रम का बढ़ाव था। यानी धर्मयुग में भी कहानी को लेकर समीक्षा लिखी जाने लगी, और शीर्षक क्या था? एक कथा दशक। नामवर सिंह का कहानी नई कहानी पुस्तक कथा समीक्षा में महत्वपूर्ण पुस्तक, कमलेश्वर की नई कहानी की भूमिका, देवी शंकर अवस्थी की नई कहानी संदर्भ और प्रकृति, राजेंद्र यादव की कहानी स्वरूप और संवेदना, ये 4 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे याद आता है कि एक बार मैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था। वहां पर मुझसे पूछा गया था कि किन्हीं 5 कथा समीक्षकों का नाम बतलाइए। तो हमने यहाँ पर इन्हीं लोगों का नाम बतलाया, और बताया भी कि मुख्य रूप से ये कहानी समीक्षक के तौर पर है। एक नाम इसमें आप सुरेंद्र चौधरी का भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, उन्होंने भी काफी लिखा हुआ है। तो खास तौर से आपको ध्यान में रखना है, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो सुमेलित वाले प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं: कहानी नई कहानी की भूमिका, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति, कहानी स्वरूप और संवेदना। तो किसकी किसकी पुस्तकें हैं हमने बता दिया है। राजेंद्र यादव ने एक और पुस्तक कहानी से संबंधित लिखी, जिसका नाम था एक दुनिया समानांतर। जो भी विद्यार्थी यूपीएससी इत्यादि की तैयारी पहले जमाने में किए होंगे, उनके पास निश्चित तौर पर ये किताब पाई जाती थी, एक दुनिया समानांतर। इसमें अलग अलग कहानीकारों की कहानियां संकलित हैं, और ये किताब इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राजेंद्र यादव ने 72 पृष्ठों में इसकी भूमिका लिखी है। भूमिका के कारण, भूमिका के बाद अलग अलग जो यूपीएससी के सिलेबस में कहानियां लगी हुई थी, उनको कलेक्ट किया गया है। लेकिन भूमिका इसकी इतनी अच्छी थी कि लगता था कि एक कहानी समीक्षा या कथा समीक्षा की पुस्तक है। इनमें से कमलेश्वर की पुस्तक का स्वर आंदोलनात्मक है। वह मानो नई कहानी की समझ से ज्यादा तत्संबंधी घोषणाएं प्रस्तुत करता है। जो पुस्तक है नई कहानी की भूमिका। राजेंद्र यादव की पुस्तक नई कहानी की उनकी अपनी समझ उसमें प्रस्तुत हुई है। देवी शंकर अवस्थी को कहा जा सकता है कि इनके द्वारा जो संपादित पुस्तक है, ग्रंथ की भूमिका में नामवर सिंह की मान्यताओं का भाष्य प्रस्तुत किया गया है, यानी कि उनकी समीक्षा लिखी गई है। अब आंदोलन शुरू हो गया। नई कहानी आंदोलन के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे छोटे आंदोलन शुरू हो गए थे। इन आंदोलनों में जो व्यक्तित्व जुड़े हुए थे, उनमें नाम महीप सिंह, मनहर चौहान, रविंद्र कालिया, गंगा प्रसाद विमल यहाँ पर बता दिया गया। और कहानी का झंडा उठाकर नई कहानी की तुलना में अपनी अत्याधुनिकता की घोषणा की कि नई कहानी से बेहतर है अकहानी, सहज कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, जनवादी कहानी, तमाम तरीके की कहानियां लिखी जा रही थी। अब सवाल उठता है
कि जिस प्रकार नई कविता के विरोध से कविता के क्षेत्र में भावबोध और भाषा दोनों स्तरों पर यथार्थ की एक नई लहर का उन्मेष हुआ, उसी प्रकार कहानी में भी नई कहानी के विरुद्ध रचना के स्तर पर यथार्थ के नए स्तरों के उद्घाटन के प्रयास हुए, जिसकी अभिव्यक्ति दुधनाथ सिंह, विजय मोहन सिंह, महेंद्र भल्ला, सुरेंद्र चौधरी, जिनकी चर्चा अभी मैं कर रहा था, आदि के समीक्षात्मक लेखों में हुई। विजय मोहन सिंह ने भी कहानी पर पुस्तक लिखी है, दुधनाथ सिंह ने भी लिखा है, महेंद्र भल्ला ने भी लिखा है। जिस प्रकार कहानी के क्षेत्र में कुछ नए प्रयोगों के कारण कहानी समीक्षा की एक अपनी नई पद्धति की जरूरत महसूस की गई थी, उसी प्रकार उपन्यास में भी सृजनात्मक प्रयासों के साथ नए ढंग की उपन्यास समीक्षा की पद्धति के विकास की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। तो आलोचना के केंद्र में कहानी आ गई। फिर लोगों को लगा कि उपन्यास को क्यों छोड़ा जाए, उपन्यास का भी मूल्यांकन किया जाए। इसलिए आप देखेंगे कि कहानी को लेकर और उपन्यासों को लेकर गोपाल राय ने काफी आलोचनात्मक काम किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हम शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं और किस तरीके से कथा समीक्षा निर्मित हुई और उसका विकास हुआ। अब उपन्यासों की जब हम बात करते हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल और परती परिकथा चुनौती के रूप में समीक्षकों के सामने प्रस्तुत थे। आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे यूजीसी नेट को तो यहां से कुछ सवाल पूछे गए। अभी आपको वो तथ्य जल्दी ही आगे मिलेंगे। रेणु के उपन्यासों के अलावा अज्ञेय के उपन्यास भी इसमें शामिल रहे, शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप। इन चारों उपन्यासों ने समीक्षकों को माथापच्ची करने का मौका दिया। नेमीचंद्र जैन ने हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा शीर्षक देकर मैला आंचल की समीक्षा की। प्रिय विद्यार्थियों, अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर इत्यादि को देखेंगे तो ये क्वेश्चन सुमेलित में आया हुआ था कि एक तरफ समीक्षात्मक पुस्तकों का नाम था, दूसरे तरफ उपन्यासों का नाम था। तो नेमीचंद्र जैन ने लिखा मैला आंचल की समीक्षा, किस नाम से? हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा। आप देख रहे हैं कि मैला आंचल की भूमिका में ही लिखा गया है कि ये आंचलिक उपन्यास है। नेमीचंद्र जैन ने इसका मूल्यांकन किया, हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा। इसके बाद निर्मल वर्मा आते हैं, उन्होंने परती परिकथा का मूल्यांकन करते हुए लिखा कथा शिल्प का विशिष्ट प्रयोग, इस नाम से लिखा। फिर नेमीचंद्र जैन ने जो मैला आंचल का मूल्यांकन किया, उसके कथानक में अंकित देहाती जीवन के प्रति लेखक के विशिष्ट दृष्टिकोण का विस्तृत विवेचन किया, उस अपूर्व आत्मीयता का जिक्र किया जिसके साथ लेखक ने गांव के जीवन की समस्त कटुता और संगीत को सरलता और विकृति को, स्वार्थपरता और सामाजिक एक सूत्रता को, अज्ञान और मौलिक नैतिक संस्कार को संजोया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैला आंचल का मूल्यांकन नेमीचंद्र जैन किस तरीके से कर रहे हैं। ये जो लेखक है उसके अंदर अपूर्व आत्मीयता है। जब आप मैला आंचल की भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें रेणु जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिखा है, फूल शूल इत्यादि की चर्चा करते हुए, धूल की चर्चा करते हुए जो कुछ उन्होंने महसूस किया इस उपन्यास में समेटने का प्रयास किया है। चाहे वो कटुता हो, संगीत हो, सरलता हो, विकृति हो, स्वार्थपरता हो, एक सूत्रता हो, अज्ञानता हो, ठीक है, सभी को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया है। उन्होंने उपन्यास को इस कोटि के सभी हिंदी उपन्यासों से भिन्न माना है। कारण है लेखक ने देहाती जीवन को अत्यंत आत्मीय और कवित्वपूर्ण दृष्टि से देखा है। तो हो सकता है कि आप मैला आंचल को पूरा पढ़ लिए हो, लेकिन नेमीचंद्र जैन के दृष्टिकोण से मैला आंचल को न देखे हो, तो आपने अगर इस वीडियो लेक्चर को देखा होगा, कहीं से अगर कथन इत्यादि आ जाते हैं या फिर मैला आंचल की समीक्षा को लेकर नेमीचंद्र जैन के विचारों से संबंधित कोई सवाल आ जाते हैं तो आप आराम से इसको सही कर लेंगे। रेणु के दूसरे उपन्यास का मूल्यांकन निर्मल वर्मा ने किया, परती परिकथा का। उसका मूल्यांकन करते हुए मन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया और लिखा, समूचा उपन्यास पढ़ जाने के बाद लगता है जैसे हम किसी गांव का अद्भुत विचित्र कार्निवाल देख आए हैं। अनेकानेक रंगों, गंधों, सुरों की हराती धारा
हमारे बीच बहकर आगे बढ़ गई है। अनेक व्यक्तियों की असंगतियों, सुख दुख, हास विलास से हमने अपने को संपृक्त किया है, किंतु ये चेहरे, रंग और सुर अपने में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इस कार्निवाल की गतिमयता, अविरल प्रवाह की कलकल, हवा में उड़ते रंगों की आभा, एक मायावी लय जो समस्त व्यक्तियों और घटनाओं के बीच गुजरती हुई हमारे मस्तिष्क और हृदय को आलोड़ित कर देती है। तो निर्मल वर्मा प्रति परिकथा उपन्यास को पढ़ते हुए पूरा एकदम से भाव विभोर हो जा रहे हैं और उसको एक शब्द दे रहे हैं, कार्निवाल। ऐसा लग रहा है कि वो कोई चित्र, अद्भुत विचित्र चित्र देखकर वो आए हुए हैं और पूरा उनके ऊपर प्रभाव छोड़ा है। लेकिन निर्मल वर्मा ने रेणु के उपन्यास की समीक्षा करते हुए कुछ और भी बिंदुओं को उठाते हैं। लिखते हैं कि रेणु ने हिंदी उपन्यास के रचना विधान और कथा शिल्प के क्षेत्र में जो परिवर्तन किए हैं, नए मोड़ लिए हैं, उनके आधार पर हमने रूढ़िगत मानदंडों को परिवर्तित या परिमार्जित करना उचित नहीं समझा। इसके बाद देवी शंकर अवस्थी ने भी समीक्षात्मक उपन्यासों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने चारुचंद्र लेख की समीक्षा एक टूटा दर्पण शीर्षक से की। श्रीकांत वर्मा के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे की समीक्षा दूसरों का नरक नाम से किया। कुंवर नारायण भी समीक्षा लिखते हैं। उन्होंने झूठा सच की समीक्षा करते हुए कवि दृष्टि का अभाव नाम से समीक्षा किया, या शीर्षक से लिखा हुआ है। तो देखिए, ये सभी आपको एग्जाम में सुमेलित करने वाले में आ सकते हैं। एक बार ये सभी आए हुए हैं कि नेमिचंद्र जैन ने मैला आंचल का किस तरीके से मूल्यांकन किया, निर्मल वर्मा ने प्रति परिकथा का कैसे मूल्यांकन किया, या फिर देवी शंकर अवस्थी ने चारुचंद्र लेख का मूल्यांकन कैसे किया, कुंवर नारायण ने झूठा सच का मूल्यांकन कैसे किया। तो ये सब सुमेलित में आ सकता है, वन लाइनर में भी आ सकता है। ये सभी समीक्षक उपन्यासों की समीक्षा कर रहे थे। इसके पहले ही नेमिचंद्र जैन ने अधूरे साक्षात्कार में भी कई कथाकृतियों का मूल्यांकन कर चुके थे। राजेंद्र यादव ने 18 उपन्यास नाम से समीक्षात्मक लेखों का संकलन किया, जिसमें उन्होंने चंद्रकांता संतति से लेकर 1 इंच मुस्कान तक 18 उपन्यासों को शामिल किया है। और साथ में परिशिष्ट में उन्होंने 2 और आलेखों को रखा। 1977 का साहित्य परिदृश्य जलता हुआ मकान शीर्षक नाम से टिप्पणी भी लिखी है। और राजेंद्र यादव, जो कि स्वयं कथाकार भी थे, इन्होंने समीक्षा लिखते हुए औजारों की तलाश शीर्षक से अलग हिसाब से सोचने का प्रयास किया। और उनके अनुसार परंपरा से न जुड़ने के कारण ही आज हमारे पास न तो समीक्षा की समझ का मानकीकरण है, न मुहावरे का, शायद औजार तो है ही नहीं। हर विधा का अपना मुहावरा या अनुशासन होता है और वह पूरे परिप्रेक्ष्य के विचार पुनर्विचार से ही उभर कर आता है। उन्होंने समीक्षकों को संबोधित करते हुए जो 18 उपन्यास हैं उस पुस्तक में शुरू में ही लिखा हुआ है, ठीक है। धूप छाई रंग पर लिखते हुए नेमिचंद्र जैन द्वारा जो अधूरे साक्षात्कार नामक पुस्तक थी, उसको उन्होंने जादू की छड़ी कहा। लेकिन जब उनके आप उपन्यास उखड़े हुए लोग पढ़ेंगे तो लगेगा कि वो कहीं न कहीं धूप छाई रंग से ही प्रभावित है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदी की जो कथा समीक्षा रही है वो उसी तरीके से है कि जिस तरीके से हिंदी की काव्य समीक्षा के सार्थक और महत्वपूर्ण प्रयास स्वयं कवियों द्वारा किए गए, जिसमें पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी, अज्ञेय, विजय देव नारायण शाही इत्यादि को लिया जा सकता है। उसी प्रकार कथा समीक्षा की दिशा में औजारों की सार्थक तलाश का प्रयास राजेंद्र यादव ने किया हुआ है। और इसी तरीके से आप मोहन राकेश या कमलेश्वर को भी रख सकते हैं। जहां ये सभी कथाकार भी थे, वहीं कथा समीक्षा को कैसे और समृद्ध किया जाए उसको लेकर भी इन्होंने चिंता की, इन्होंने पुस्तकें लिखी। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि एक तरफ
पेशेवर आलोचक होते हैं, दूसरी तरफ खुद जो कवि हैं वो अपनी कविताओं को लेकर भी बताने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हमने क्यों कविता लिखी हुई है। चाहे आप जितने भी नाम बतलाए गए यहाँ पर उनको देख सकते हैं। देवी शंकर अवस्थी ने हिंदी की कथा समीक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का जिक्र करते हुए कहा कि समीक्षा की नई पद्धतियों पर औजारों को विकसित करते समय पश्चिम के फिक्शन क्रिटिसिज्म से भी सहायता ली गई और काव्य समीक्षा की कोटियों को भी लागू किया गया। अपनी पुस्तक नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति में इस बात को कहा है। कुंवर नारायण की झूठा सच की समीक्षा का शीर्षक ही उपरोक्त काव्य दृष्टि की खोज का प्रमाण है। आप जानते हैं कि कुंवर नारायण जो हैं ये सप्तक से जुड़े हुए, आपके दिमाग में आ गया होगा कि किस सप्तक से जुड़े हुए हैं। कुंवर नारायण का कल्पना में प्रकाशित अधूरे साक्षात्कार की समीक्षा में कथा समीक्षा की समस्याएं नाम से आलेख प्रकाशित है। तो आप देख रहे हैं कि न सिर्फ कथाकारों ने बल्कि कुछ कवियों ने भी कथा समीक्षा करने का प्रयास किया है यहाँ पर। तो मेरे दिमाग में यूं ही आ रहा था कि हमारे विद्यार्थी टेक्स्ट बुक तो किसी न किसी रूप में पढ़ लिए होंगे, लेकिन अगर कथा समीक्षा से संबंधित अगर उनको जानकारी दी जाए तो बेहतर होगा, और हमने एक छोटा सा यहाँ पर प्रयास किया है। उम्मीद है कि कम समय के बावजूद भी आपने इसको पढ़ा होगा, और अगर एग्जाम में यहाँ से किसी भी तरीके के तथ्य आते हैं तो निश्चित तौर पर आप उनको सही कर लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।